रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे इस इकोनॉमी के पूरे बैंकिंग सिस्टम और कई और एस्पेक्ट्स को इफेक्ट करता है, आज के सेशन में हम उसके बारे में इन डिटेल जानने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंकिंग मॉनेटरी अथॉरिटी है हमारी कंट्री की, हम ये समझ लेते हैं कि इसका रोल क्या है और हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगर हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था ताकि जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक चैलेंजेस हो हमारी कंट्री में उनको एड्रेस किया जा सके। अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस जो कि 1926 में बनी थी, उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, इसको एस्टैब्लिश करना चाहिए ताकि कंट्री का जो मॉनेटरी सिस्टम है उसको हम रेगुलेट कर सके। आप ये देख सकते हैं कि ये प्री इंडिपेंडेंस एरा की हम बात कर रहे हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिकमेंडेशन बाय दिस रॉयल कमीशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। इसके एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया 1934 में और उसके तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ ऑन अप्रैल 1, 1935। जो सेंट्रल ऑफिस है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वो इनिशियली कैलकाटा में था, बट हाउएवर इट वाज परमानेंटली मूव्ड टू मुंबई और ये मूवमेंट हुआ था अगेन बिफोर इंडिपेंडेंस, दैट इज इन 1937। मुंबई में ही आरबीआई के हेडक्वार्टर्स है, सेंट्रल ऑफिस है और साथ ही साथ यहीं पर आरबीआई के गवर्नर की सीट है। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कैसा हुआ था, हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। जो ओवरऑल डायरेक्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या पॉलिसीज बननी है, कैसे बननी है, जो डायरेक्शन रहती है आरबीआई की, वो 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके द्वारा डिसाइड होती है। अब ये जो 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उसमें होते हैं सबसे प्राइमरी पोजीशन पे 1 गवर्नर। एट प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास एंड दैट इज 1 गवर्नर विच इज प्रेजेंट इन 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। देन वी हैव 4 डेप्यूटी गवर्नर्स। इसके अलावा 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। सो वी हैव 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव। यूजुअली ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी ही होते हैं। इसके अलावा 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड अदर देन दैट 4 और डायरेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं लोकल बोर्ड्स from our 4 metropolitans, that is Mumbai, Kolkata, Chennai and Delhi. So these are 4 other directors who are coming from the local boards. This is the main composition of 21 member central board of directors. अब आरबीआई इतना प्रोमिनेंट और बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसके सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए इसको बनाया गया था। अब हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला और मेजर ऑब्जेक्टिव है टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। जो आरबीआई है वो इशुएंस ऑफ बैंक नोट्स को रेगुलेट करता है और साथ ही साथ इशू भी करता है। आरबीआई इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कि वो रिजर्व्स को मेंटेन करे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, गोल्ड एसेट रिजर्व्स को मेंटेन करे ताकि मॉनेटरी स्टेबिलिटी जो है वो इकोनॉमी की इंश्योर हो सके। साथ ही साथ क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम जो है उसको कैसे अपने एडवांटेज के लिए यूज किया जा सकता है बाय आवर इकोनॉमी, इस पर भी ऑपरेशन एंड वर्किंग जो है वो मेन हैंडलिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की है। साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज ना होने देना, इसका काम भी आरबीआई के पास है। ये यूजुअली मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के थ्रू एग्जीक्यूट होता है।
मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के और डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारी प्लेलिस्ट में एक पूरी वीडियो है अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एंड हाउ आरबीआई हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्राइस स्टेबिलिटी। आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं टू फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर हम सबसे पहला फंक्शन देखें तो पहला फंक्शन ये है टू बी अ मॉनेटरी अथॉरिटी। ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी की तरह ऑपरेट करेगा। मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन जो है वो आरबीआई इंप्लीमेंट करेगी ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो सके, लिक्विडिटी मैनेज हो सके और प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। जैसा कि मैंने अभी कहा, दिस इज डन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। देन the next point in monetary authority is interest rate management। बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स जो होते हैं वो हमारा सेंट्रल बैंक ही डिसाइड करता है, क्योंकि पूरे इकोनॉमी की जो बोरोइंग है वो उसको इफेक्ट करता है, साथ ही साथ स्पेंडिंग को भी इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरेस्ट रेट्स जो लोन्स पे हैं वो कम हो जाए तो इकोनॉमी में बोरोइंग बढ़ जाएगी, और बोरोइंग बढ़ेगी तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी तो स्पेंडिंग बढ़ेगी और साथ ही साथ डिमांड बढ़ेगी। डिमांड अगर सप्लाई से मैच नहीं होगी तो प्राइस राइज होगा, दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो मैनेज दिस सिचुएशन, जो इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट है, दैट ऑल्सो लाइज विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इशुअर ऑफ करेंसी भी है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे सोल इशुअर ऑफ करेंसी नहीं लिखा है, यहाँ पे इशुअर ऑफ करेंसी लिखा है, बिकॉज आरबीआई जो है वो सोल इशुअर नहीं है। 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो इशू करती है। इसके अलावा जो है बाकी बैंक नोट्स का मैनेजमेंट और इशुएंस जो है वो आरबीआई के पास है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। अदर देन दैट, आरबीआई जो है वो रेगुलेट और सुपरवाइज करती है फाइनेंशियल सिस्टम को। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, शेड्यूल्ड बैंक्स हो, कमर्शियल बैंक्स हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उनके लिए जो फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करना और कंप्लायंस है, उसके लिए रेगुलेशन जो है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ही इंश्योर किया जाता है। अदर देन दैट, अगर हम प्रूडेंशियल नॉर्म्स की बात करें तो जो गाइडलाइंस हैं बैंक्स के लिए ताकि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन रहे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी इंश्योर करना, एसेट की क्लासिफिकेशन और उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो है उसकी गाइडलाइंस भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही देता है। फर्दरमोर, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी कि मेंटेन करना है रिजर्व्स को, तो उसमें मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो भी आरबीआई है। आरबीआई जो है, क्योंकि हमारी कंट्री में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम है, एक्सचेंज रिजर्व्स की मदद से ना ही एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए हमारे पास रिजर्व्स हैं, बल्कि हम एक्सचेंज रेट को भी आरबीआई इन्फ्लुएंस करता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट का डिफरेंस समझने के लिए हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो है अबाउट एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। You can go and visit that video for more clarity on this. Then another function of Reserve Bank of India is to be the banker to the government. Government के जो accounts हैं वो RBI मैनेज करता है, it serves as a banker. साथ ही साथ एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह काम करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ जो पब्लिक डेट है जो गवर्नमेंट्स रेज करती हैं उसका भी मैनेजमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही रहता है। जैसा कि स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि बैंकिंग सिस्टम का जो पिवटल पॉइंट है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसीलिए इसे बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। जो बैंक्स हैं उनका बैंक कौन है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस सिनेरियो में आरबीआई जो है वो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट भी सर्व करता है। अगर कोई बैंक फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा है, उसको लिक्विडिटी की जरूरत है, तो वो आरबीआई प्रोवाइड करता है एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। अदर देन दैट, जो इंटर बैंक सेटलमेंट्स होते हैं, जो इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस होते हैं, दे आर ऑल्सो डन बाय
आरबीआई, वो फैसिलिटेट करता है स्मूथ फंक्शनिंग। इसका एक बहुत बड़ा सिंपल एग्जांपल है, लेट्स जस्ट से आपको कोई पेमेंट लेनी है और आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको जो चेक दिया गया है वो आईसीआईसी बैंक का दिया गया है। अब आप ये चेक ले जाके अपने स्टेट बैंक की ब्रांच में जमा करेंगे। अब इसका क्लियरेंस जो है दैट इज रूटेड थ्रू आरबीआई, ताकि ये स्मूथली और इजिली हो सके। ये जो चेक है इसका अमाउंट डिडक्शन जो मैनेज होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू होगा। Now that we've understood all the functions, RBI is majorly responsible for monetary policy, price stability, managing the foreign exchange, साथ ही साथ बैंकिंग सिस्टम को इंश्योर करना। It comes in conflict with the government here and there, और हमने न्यूज में अक्सर सुना है कि गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बीच में तानातानी चल रही है। इसके रीजंस क्या होते हैं? सबसे पहला रीजन होता है मॉनेटरी वर्सेस फिजिकल पॉलिसी। अगर हम फिजिकल पॉलिसी की बात करें और मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है आरबीआई को, और आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रायोरिटाइज करती है, फोकस करती है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल रहे। हाउएवर गवर्नमेंट का जो फोकस होता है, गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है वो फोकस्ड होती है ग्रोथ पे। अब ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं और इस वजह से थोड़ी तनातनी देखी जा सकती है बिटवीन आवर सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट। दूसरा है इंटरेस्ट रेट प्रेशर। गवर्नमेंट जो चाहती है वो चाहती है कि लोअर इंटरेस्ट रेट्स बने रहें ताकि इकोनॉमी में ग्रोथ के लिए एक्सपेंडिचर हो। हाउएवर बिकॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट के इच्छा के विरुद्ध, गवर्नमेंट जैसा चाहती है उसके अगेंस्ट आरबीआई को अपना एक न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करना होता है टू मेक श्योर कि इन्फ्लेशनरी मेजर्स ना आए, इन्फ्लेशनरी प्रेशर ना आए। और आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात करती है जो कि अगेन कॉन्ट्रडिक्टरी है एक दूसरे के साथ। पब्लिक सेक्टर लेंडिंग की अगर बात करें तो जो गवर्नमेंट है वो डिमांड करती है कि ज्यादा से ज्यादा लेंडिंग हो पब्लिक सेक्टर बैंक से। अगर आप स्कीम्स देखेंगे जो मेजर लेंडिंग स्कीम है जिसमें कोलैटरल फ्री लोन्स दिए जा रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू होता है, बट इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर बैंक्स के फाइनेंसेस जो है वो स्ट्रेन होते हैं और ये आरबीआई की जो गाइडलाइंस है उनमें कंफ्लिक्ट क्रिएट करता है। ये भी एक रीजन होता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट जिसके बीच आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच होता है। अदर देन इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, बहुत अलग अलग व्यूज होते हैं इन टर्म्स ऑफ टैकलिंग इन्फ्लेशन गवर्नमेंट के और आरबीआई के, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो हमेशा फेवर में रहेगी स्पेंडिंग बढ़ाने के ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, बट आरबीआई जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक्स एडवोकेट करती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़े ताकि हमारे सेविंग, हमारे डिपॉजिट्स बढ़ते रहे। रीसेंट न्यूज में आपने देखा होगा कि इस वक्त कंट्री में जो डिपॉजिट्स हैं आर एट एन ऑल टाइम लो, दैट इज अ वरीसम सिचुएशन। सो इसलिए यहां पर भी डिफरेंस ऑफ व्यूज हम देखते हैं बिटवीन आवर सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट। एंड द लास्ट वन वी हैव हियर इज फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी। फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में अगर करेंसी जो है वो वीक रहेगी तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो प्रमोट होते हैं, एक कंपैरेटिव एडवांटेज मिलता है एक्सपोर्ट्स को। However, it is not good for the stability, and RBI focuses on the stability of the currency and government wants कि करेंसी थोड़ी वीक रहे ताकि एडवांटेज मिल सके हमें एक्सपोर्ट्स के लिए। That is again a difference of view and priorities between RBI and government। तो अक्सर इन पॉइंट्स पर आपको डिफरेंस दिखेगा ओपिनियन का और वांट्स का बिटवीन आवर सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी एंड द गवर्नमेंट विच एग्जिस्ट। यहां पर हम एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं, पब्लिकेशंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई ऑल्सो publishes important reports of the financial health, financial ability, stability, price stability। और ये पब्लिकेशन जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यहां पर हमने एक समेशन बनाया है ऑफ द पब्लिकेशंस व्हिच आर डन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले हमारे पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो हर 6 महीने में पब्लिश होती है।
और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट देती है रिस्क का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हो सकते हैं। साथ ही साथ ये इवैल्यूएट करती है क्या रेजिलियंस है, क्या स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल सिस्टम की, और जो जो इश्यूज हैं फाइनेंशियल सेक्टर के डेवलपमेंट में उनको भी एड्रेस करती है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट दूसरी पब्लिकेशन है, अगेन ये हाफ ईयरली आती है, एवरी 6 मंथ्स। यहां पर रिपोर्ट जो है वो दिखाती है कि करंट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस क्या है और आगे वे फॉरवर्ड इसका क्या आउटलुक है, क्या देखा जा रहा है। देन वी हैव डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, ये कैप्चर करती है कि कितना एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, एंड दिस इज पब्लिश्ड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, जैसे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, बैंक लेंडिंग सर्वे, रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने सरप्लस में हैं, कितना टाइमली बढ़ रहे हैं। इन लास्ट 1 ईयर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कंपैरेटिवली कम हुए हैं, बट आज से 1.5 साल पहले देवर एट ऑल टाइम हाई, देवर एट ऑल टाइम हाई। Other than that, industrial outlook survey, inflation expectation survey of household, etc. ये सारी publications जो हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। On this note, I am giving you a mains practice question. You have to discuss the key functions of Reserve Bank of India in the context of, यहां पर की फंक्शंस बोले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, बट एक कॉन्टेक्स्ट सेट किया गया है, तो यहां पर आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिलेगी। इंडियाज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, राइट। देन द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन, हाउ डज द आरबीआई बैलेंस इट्स रोल एज मॉनेटरी अथॉरिटी विद द नीड फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल अथॉरिटी, मॉनेटरी अथॉरिटी का तो रोल सर्व करती है आरबीआई, बट उसको बैलेंस कैसे करती है टू मेक श्योर फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। यहां पर आप उन स्कीम्स की बात कर सकते हैं, उन पब्लिकेशंस की बात कर सकते हैं जिसके थ्रू आरबीआई ये पर्टिकुलर रोल जो है बैलेंस करती है। एंड द थर्ड पार्ट इज क्रिटिकली एनालाइज द चैलेंजेस। कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो फेस करती है आरबीआई in achieving its objective. Now, this is one question for you to practice. You can send in your pointers, your answers in the comment section. Our team will get back to you on your answers and give feedback on that. That's all for today's session. ऐसे और भी टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और कॉन्सेप्ट समझने के लिए please come on to our channel, YouTube channel, that is Chahal Academy. That's all for today. Thank you so much.